कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक बार हथेलियों को रगड़ें और नेत्रों की सिकाई करें। राधे राधे। आज हम बतलाएंगे पैरालाइसिस से संबंधित कुछ योग, आसन, प्राणायाम और मुद्रा, कौन सा पॉइंट दबाना है, क्यों पैरालाइसिस क्यों होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को पैरालाइसिस नहीं होता है। पैरालाइसिस को हिंदी में कहते हैं लकवा। जब भी पैरालाइसिस होगा वो 20 साल से ऊपर वालों को ही होता है, उससे नीचे वालों को पैरालाइसिस नहीं होता है। उसका मुख्य कारण तनाव, डिप्रेशन, हाइपर, इतना तनाव कर लेते हैं। उस तनाव की वजह से हमारे दिमाग में यहाँ एक क्लॉटिंग पैदा होती है, खून के थक्के। जब लेफ्ट साइड में खून के थक्के होंगे तो राइट साइड में पैरालिसिस होगा, और जब राइट साइड में खून का थक्का लगेगा दिमाग में तो लेफ्ट साइड का अंग आधा बेकार हो जाता है, उसको कहते हैं पैरालाइसिस। तो इसका मुख्य उपाय कि हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। राधे राधे। और जो भी कुछ करें ठाकुर जी के अर्पण करते हुए चलें। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। सब प्रकार की चिंताओं का त्याग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हुए हर कार्य करें। कुछ भी कार्य करें, चाहे उसमें आपको घाटा जाए या आपको मुनाफा हो, भगवान के अर्पण करते हुए चलेंगे तब तो ज़िंदगी बढ़िया से हंसते बोलते जी पाओगे। और नहीं तो ये बीपी हाई का खतरा रहेगा, और जिनको बीपी हाई रहता है उन्हीं को ही अधिकांश पैरालाइसिस का खतरा रहता है। राधे राधे। तो पैरालाइसिस से बचने का मुख्य उपाय, अपनी दिनचर्या को सुधारें, हर समय प्रसन्न रहने की कोशिश करें, समय पर भोजन करें, समय पर सोएं, समय पर उठें। रात को अधिक देर तक भी भोजन ना करें। जो लोग रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भोजन करते हैं, उस भोजन के बाद में उनके पेट में एसिड पैदा हो जाती है। पेट साफ होगा नहीं, पेट साफ नहीं होगा तो पेट में एसिड बनेगी, एसिड बनेगी तो गैस बनेगी, जो गैस बनेगी तो धीरे धीरे वही बीपी हाई का रूप ले लेता है। जब बीपी हाई का रूप ले लिया, एसिड भी बन रही है, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। हर व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे चल के वो फिर स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी बनती है, यहाँ गर्दन के पीछे में स्पॉन्डिलाइसिस। और एक समय ऐसा आता है कि पैरालाइसिस का अटैक हो सकता है। जरूरी नहीं कि बीपी हाई वाले सबको पैरालाइसिस हो जाए ना, लेकिन उनको खतरा बराबर बना रहता है। उस खतरे से मुक्ति कैसे पाएं, आज हम इसके लिए एक बतलाएंगे पॉइंट। जो हाथों में ये जो पॉइंट है, इसको भैया थोड़ा झूम करके दिखला दें। हाथों में जो पॉइंट है, ये मेन पॉइंट, इनको आप दबाएं। इन पॉइंटों को दबाएं आप। जिनको पैरालाइसिस हो चुका है उनके लिए है ये मेन पॉइंट है शरीर के। इनको इस प्रकार से आप दबाएं। इनको 10-10, 15-15 बार, 20-20 बार इन पॉइंटों को, मेन पॉइंटों को आप दबाएं। इससे पैरालाइसिस होने वालों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। और जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों के मध्य में ये जो गैप है, इसको आप 3 उंगलियों से इस प्रकार से इसकी मसाज करें। जिनको पैरालाइसिस हो गया है बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर उनका पैरालाइसिस कंट्रोल में आ जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। मेडिकल साइंस में आज से कोई दवा नहीं बनी है पैरालाइसिस की। तो ये जो पॉइंट है, इनको कस के ऐसे 1-1 बूंद सरसों का तेल या तिल का तेल लगाएं। तिल का तेल ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। और इस प्रकार से इनकी मालिश करें, ऐसे मसाज करें इनकी, ये ऐसे ऐसे इनकी मसाज करें। तो 2 क्रिया तो ये बतलाई हमने आपको। और एक है इसका आसन, उस आसन का नाम है गौमुख आसन। तो जो लेफ्ट वाला पैर है इसको मोड़ करके नीचे रख लें, और राइट वाले पैर को लेफ्ट वाले पैर के ऊपर में रखें। घुटने के ऊपर में ये घुटना आ जाता है,
इसीलिए इसका नाम पड़ा गौमुख आसन। घुटने के ऊपर घुटना ना आए तो भी चलेगा, अगर इतना हो रहा है आपसे, इतना होता है तो उतना ही करें। धीरे धीरे इसका निरंतर अभ्यास, प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करते करते आप इसको सही करना शुरू कर देंगे। जो घुटना ऊपर में है उसी हाथ को हम ऊपर ले जाते हैं और दूसरे हाथ से इसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करें, पीछे से, और सिर रहेगा आसमान की तरफ, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। फिर इसको पैर को बदल करके करेंगे, इसको पैर बदल के करें। कम से कम 5-5 मिनट का अभ्यास गौमुख आसन का कर लें। केवल पैरालाइसिस में एक ही आसन काम करता है, गौमुख आसन, और दूसरा कोई इसमें आसन काम नहीं करता है। इसके बाद हम बतलाएंगे प्राणायाम कि पैरालाइसिस वालों को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। इसमें मुख्य 3 ही प्राणायाम हैं जिनको पैरालाइसिस हुआ है। नंबर 1 अनुलोम विलोम, नंबर 2 भ्रामरी, और नंबर 3 है ओंकार। तो अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है? दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर लें और बाएं नासिका से श्वास को खींचेंगे, दाहिनी नासिका से निकाल दें। दाहिनी से खींचें, बाएं से निकाल दें। बाएं से खींचें, दाहिनी से निकाल दें। दाहिनी से खींचें, बाएं से निकालें। इसमें एक बात का विशेष ध्यान देना है, जब हम श्वास को खींचेंगे तो फेफड़ों में श्वास भरनी चाहिए, फेफड़े फूलेंगे। जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा, देख लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस प्राणायाम में साउंड नहीं निकलना चाहिए। साउंड लेस प्राणायाम है ये, साउंड बिल्कुल नहीं निकलेगा। बिना साउंड के धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे, दूसरी नासिका से निकालेंगे, तो दूसरी से खींचेंगे, पहली वाले से निकालेंगे। शुरुआत करेंगे लेफ्ट से खींचना, लेफ्ट से खींचेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से खींचेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक प्राणायाम हुआ। शुरुआत लेफ्ट से करनी है, समापन भी लेफ्ट पे करना है, इतना भी ध्यान रखना। दाहिने से शुरुआत करके दाहिने पे समाप्त नहीं करना, ये उल्टा क्रम हो जाएगा। योग, आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं, जितने भी ये यौगिक क्रियाएं हैं, आप इनको तरीके से करोगे तो ये लाभ देंगे, और गैर तरीके से करोगे तो यही फिर हानि देनी शुरू कर देती हैं। हाँ, ये हानि करनी शुरू कर देती हैं। इसीलिए इस प्राणायाम को कम से कम 30 से 50 बार डेली करें। जिनको पैरालाइसिस हुआ है 30 से 50 बार डेली करें, और इसका रिजल्ट 15 से 1 महीने में, 15 दिन से 1 महीने में जिनको पैरालाइसिस हुआ है वो लगभग ठीक ही हो जाएंगे। राधे राधे। इसके बाद दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी माने भौरा। ये प्राणायाम भौरा से लिया गया है। जैसे भौरा गुंजन करता है उस प्रकार से गुंजायमान इस प्राणायाम में करते हैं। इससे हल्का सा सिर के अंदर में वाइब्रेट होता है। जो क्लॉट जम गए पैरालाइसिस अटैक के कारण, वो क्लॉटिंग धीरे 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 खुलती चली जाती है और पूरा शरीर सामान्य होता चला जाता है। तो देख लें कैसे करना है। अंगूठे से कान को बंद करेंगे, तर्जनी उंगली भौं पर, मध्यमा पलकों पर,
अनामिका को रखेंगे हम नासिका पर। बंद नहीं करनी है, केवल टच करके रखना है। श्वास को खींचेंगे और जीभ यहाँ को मोड़ करके तलवे पे लगा लेंगे पीछे की तरफ। इस प्राणायाम को कम से कम 15 से 20-25 बार तक डेली करें। 15 से 20-25 बार तक डेली करें इस प्राणायाम को, ब्राह्मी प्राणायाम। इसके बाद कराएंगे हम ताली की क्रियाएं। देख लें जिनको पैरालिसिस हो चुका है, ताली किस प्रकार से हमको ताली बजानी है। ये हथेली और उंगली हमारे शरीर के स्विच बोर्ड हैं। यहाँ पर हथेलियों में, उंगलियों में ये स्विच बोर्ड है, ये पॉइंट है। यहाँ बटन दबाओगे सिर ठीक हो जाएगा, यहाँ बटन दबाओगे कमर ठीक हो जाएगी, यहाँ बटन दबाओगे घुटना ठीक हो जाएगा। जैसे बल्ब, आपने आधी किलोमीटर दूर पर बल्ब लगा दिया, स्विच बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, आपने स्विच बोर्ड दबाया बल्ब और बल्ब जला आधी किलोमीटर दूर पर। उसी प्रकार से ये हथेली और उंगलियां हमारी स्विच बोर्ड हैं। तो कम से कम 400 ताली जिनको पैरालिसिस हुआ है वो डेली बजाएंगे और कस के ताली बजाएंगे, कस के। इसके बाद दूसरे नंबर की क्रिया है, ये जो ब्लेड हैं, इन ब्लेडों को आपस में टकराएंगे इस प्रकार। इनको 25 से 30 बार डेली इन ब्लेडों को आपस में टकरा लेते हैं। यहाँ भी पॉइंट होते हैं छोटे छोटे हथेलियों के ब्लेड में। इसके बाद तीसरा क्रम ये है, इसको इस प्रकार से दबाएंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्का हल्का इसको वाइब्रेट करेंगे। ये हमारे प्रोस्टेट का पॉइंट है, ये प्रोस्टेट का। इसके ठीक पीछे यहाँ इस प्रकार। फिर ये उंगलियों की जो जड़ें हैं, इन जड़ों में भी पॉइंट होते हैं, इन जड़ों में। तो इनको कैसे कराएंगे, इस प्रकार। कम से कम 25-30 बार डेली का अभ्यास करें इसका। इसके बाद यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट बीच में और एक पॉइंट है यहाँ। ये थप्पी जिस अंग में पैरालिसिस हुआ है, ध्यान देना, अगर बाईं साइड में पैरालिसिस हुआ है तो उस समय तेजी से मारेंगे, तेजी से, बहुत तेजी से मारना है। और जिस साइड में पैरालिसिस नहीं हुआ है वहाँ धीमी गति से। इतना ध्यान रखना, जिस साइड में पैरालिसिस हुआ है उस साइड में तेजी से मारें तो वो अंग बहुत जल्दी ठीक होता चला जाएगा। फिर बीच में ले लें, फिर एक बार यहाँ, इस प्रकार से 25-25, 30-30 बार इसको डेली अभ्यास में लाएं। दूसरा हाथ इसके बाद मुक्का, जो हमारा मुक्का है, तर्जनी और मध्यमा की जो हड्डियां हैं, मुक्के की उंगलियों की जो हड्डियां हैं, ये लगेंगी यहाँ इन पॉइंटों पर। ये जो पॉइंट हैं, ये आँख का पॉइंट है, ये फेफड़ों का पॉइंट है, और ये जो लगेंगी आगे वाली जो बीच की जो हड्डियां हैं, ये लगेंगी यहाँ, ये किडनी का पॉइंट है। ये ऐसे इस प्रकार। फिर इसमें मुक्का भी मारें, 25 से 30 बार डेली मुक्का मारें। तो दूसरे हाथ से
जिस साइड में पैरालिसिस हुआ है उस साइड में तेल की मालिश करें। कौन सा तेल? तिल का तेल, और दूसरा कोई तेल ना लें, केवल तिल के तेल की मालिश करें। और मालिश करें कस के। मालिश करने के बाद में फिर आपको हाथों से थप्पी मारनी है। थप्पी इस प्रकार थप्पी मारनी है, इस प्रकार थप्पी मारनी है। उसके जिस साइड में हुआ है उस साइड में थप्पी मारनी है, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से मारनी है। और दूसरी साइड में जब थप्पी मारेंगे तो धीमी गति से मारेंगे। जिस साइड में पैरालिसिस होता है वो साइड लगभग सुन्न हो जाती है, आवाज़ नहीं होगा उसको, आप कितना भी जोर से थप्पी मारो लगेगी नहीं उसको। और जब लगनी शुरू हो जाए तो समझ लेना ये मरीज ठीक होता जा रहा है। हाँ, इतना ध्यान रखना, आप जोर जोर से थप्पी मारेंगे तो खून का जो प्रेशर है उस साइड में ढंग से गुजरना शुरू करेगा और वो संग को धीरे धीरे वो ठीक करता हुआ चला जाएगा। राधे राधे। ये तो हमने बतलाए पैरालिसिस से संबंधित कुछ क्रियाएं। इसके बाद में एक और है प्राणायाम ओंकार। ये ओंकार प्राणायाम कम से कम 21 से 31 बार तक पैरालिसिस वालों को डेली करना है। और ओंकार कैसे करना है? वायु मुद्रा में। ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली, इसको आप अंगूठे की जड़ में यहाँ लगाएंगे। देखो पैरालिसिस क्या है? वायु अटैक है, वायु विकार के कारण और पैरालिसिस होता है। तो हम जब ये वायु मुद्रा लगा लेते हैं तो इससे वायु विकार शरीर में नहीं होता है, और जिनके है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। केवल वायु मुद्रा में आप प्राणायाम करेंगे। धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे, फेफड़ों को फुला लें, श्वास भर के फेफड़ों को फुलाएंगे। और ओंकार करते समय पेट धीरे धीरे पिचकेगा। पेट क्या है? हमारा गुब्बारा है ये, और गुब्बारे में से जब हवा निकालते हैं तो गुब्बारा पिचकता है। उसी प्रकार से ये पेट हमारा गुब्बारा है। कुछ साधक जब प्राणायाम करते हैं तो देखते हैं कि पेट को फुला लेते हैं, श्वास खींचते समय भी पेट को फुला रहे हैं और श्वास छोड़ते समय भी पेट को फुला रहे हैं। ये गलत है। श्वास खींचते समय फेफड़े फूलने चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए। देख लें। इस प्रकार से चौथा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। ये कंठ से निकलती आवाज़। देख लें कैसे। ये जो प्राणायाम है इसमें श्वास खींचते समय और कंठ से आवाज़ निकलती है। ये एक ही अकेला प्राणायाम है जो श्वास खींचते समय और कंठ से आवाज़ निकालनी पड़ती है। ये बहुत बेस्ट प्राणायाम है पैरालिसिस वालों के लिए। तो आज हमने 4 प्राणायाम बतलाए आपको। एक मुद्रा बतलाई, वायु मुद्रा, और 2 बतलाए हमने आपको पॉइंट, एक मेन पॉइंट और पीछे वाला पॉइंट। उसके बाद में तालियों की क्रिया बतलाई। इन क्रियाओं को डेली करें। केवल यही है पैरालिसिस के लिए, बाकी कोई आसन नहीं है, ना कोई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्राणायाम है। अच्छा, परहेज क्या क्या करना है? जिनको पैरालिसिस हुआ है, वायु विकार वाले कोई भी आहार न लें। जैसे भिंडी बहुत वायु बनाता है, अरवी बहुत वायु बनाता है, बंद गोभी, फूल गोभी ये न लें। मैदा, मैदे से बनी हुई कोई भी वस्तु, चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु, दही, चावल, केला बिल्कुल न लें। इतना ध्यान रखें। क्या खाएं? मोटे आटे की रोटी या तिनाजे की रोटी।
तनाजा क्या? गेहूं, जौ, चना बराबर बराबर मात्रा में पिसा लें। बराबर में नहीं पिसा सकते हैं तो 1 भाग गेहूं ले लें, 1 किलो गेहूं ले लें, उसमें 100 ग्राम चना डाल दें और 200 ग्राम उसमें आप जौ डाल दें। तो इस प्रकार से वो तिनाजे की आटे की रोटी खिलाओ। और चक्की वाले को बोलो भैया मोटा आटा पीसना, क्योंकि मोटा आटा सुपाच्य होता है, बारीक आटा हमारे हाथों में जम जाता है और वो बीमारियों को ठीक नहीं होने देता है। मोटा आटा खाओगे तो पेट भी बढ़िया साफ रहेगा और जिसका पेट साफ रहेगा उसका दिमाग भी हल्का रहेगा। इतना ध्यान रखें। और दूध भी पिएं तो वो पतला दूध पिएं, गाढ़ा दूध उनको नहीं पिलाएं। घी, मक्खन, पनीर ये भी ना खिलाएं जिनको पैरालिसिस हो गया है। बहुत ही सावधानी से वो रहें। खजूर खा सकते हैं, कि फलों में सेब खा सकते हैं, वो पपीता ले सकते हैं, फलों में हरी सब्जियां खा सकते हैं। इतना परहेज कर लें और 15 दिन से 1 महीना लगेगा पैरालिसिस ठीक होने में। बोलिए राधे राधे। आज के लिए उतना ही। करेंगे एक बार ओंकार। शांति शांति शांति। हथेलियों को कस के रगड़ें और नेत्रों की सिकाई करें। सदा हमेशा प्रसन्न रहें। राधे राधे। आज के लिए इतना ही।